Hi friends, now we are discussing the MCQs of history chapter weavers, iron smelters and factory owners. So let's begin with question number 1. One is 1850s. In 1850s, which country came to be known as the workshop of the world? कि 1850 तक इनमें से किस देश को वर्ल्ड वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा था? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूएसए. तो करेक्ट वन इज ब्रिटेन. नंबर 2, विद द ग्रोथ ऑफ फिल इन द ब्लैंक फिलअप करना आपको. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगेन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स and over time manufactured goods from Britain began flooding India. तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट टर्म है जो यहाँ पे फिलअप किया जा सकता है? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी माइनिंग प्रोडक्शन. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. कि विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगेन टू सी इंडिया, कि जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखना अपने प्रोडक्ट के शुरू कर दिया था. और उसके बाद ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बाढ़ भारत में आ गई. अराउंड 1750, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड बंगाल, विच कंट्री वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल? 1750 के आसपास, जब उससे पहले जब ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल को जीत लिया गया था, तो ब्रिटिश के द्वारा बंगाल को कब जीता गया था? 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर में. तो उससे पहले कौन सी कंट्री को कॉटन टेक्सटाइल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता था? इंडिया, ब्रिटेन या यूएसए? तो करेक्ट आंसर होगा इंडिया. नाउ फोर्थ वन, यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq. मोसुल जो कि वर्तमान में इराक में स्थित है, तो यूरोपीय व्यापारी हैं वो भारत के कपड़े को वहाँ से परचेज कर यूरोपियन कंट्रीज में ले जाते थे. सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वूलन टेक्सटाइल्स एज. तो इस कारण उन्होंने सभी प्रकार के जो वोवन टेक्सटाइल हैं उनको किस नाम से पुकारना शुरू किया? ऑप्शन ए मसलिन, ऑप्शन बी कैलिको, ऑप्शन सी बांधना. तो करेक्ट आंसर होगा मसलिन, क्योंकि उस समय इस प्रकार का सारा कपड़ा वो इस मोसुल शहर से ले जाते थे, तो इसी के नाम पे उन्होंने इस कपड़े का नाम दे दिया मसलिन. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. तो सबसे पुर्तगाली जब 1498 में वास्को डी गामा के लीडरशिप में सबसे पहले आए थे, तो कहाँ उतरे थे वो? कालीकट में. कालीकट में उस समय आपको बता दूं कि राजा जमोरिन का शासन था, उन्होंने उसका वेलकम किया था. और दूसरा एमसीक्यू यहाँ से बनाना हो तो वो क्यों आए थे? वो मसालों की तलाश में आए थे. ठीक है. द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड. तो मसालों के साथ साथ जिस कॉटन टेक्सटाइल को पुर्तगालीज लोग यूरोप लेके गए, तो उसे यूरोप में किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए मसलिन, ऑप्शन बी कैलिको, ऑप्शन सी बांधना. तो वो नाम था कैलिको, क्योंकि वो आए थे कालीकट में, और कालीकट से वो चीज़ें सामान लेके गए थे, तो कालीकट से वहाँ पे नाम पड़ गया इसका कैलिको. 6, विच इज ए फाइन मसलिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन ऑन द लूम? ऑप्शन ए जामदानी, ऑप्शन बी कैलिको, ऑप्शन सी बांधना. तो करेक्ट आंसर होगा जामदानी. जामदानी का काम जो कि लखनऊ और बंगाल वगैरह में किया जाता था. तो यहाँ पे क्या है, जो बारीक कपड़ा होता है उसके अंदर सोने और चांदी के रेशों को डालकर बुनाई की जाती है. ठीक है. 7th का, एक क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लोरी डिजाइन इज नोन एज. एक कपड़ा जिसके ऊपर छोटे छोटे कलरफुल पिक्चर्स बने होते हैं, फ्लोरी बनी होती है, इस डिजाइन को किस नाम से जानते हैं? सेंट, कैलिको, बांधना. तो इसको हम बोलते हैं छिंट के नाम से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बांधना? बांधना नाम से जो कपड़ा है, बांधना, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, तो कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, द वर्ल्ड बांधना नाउ रेफर्स टू एन ब्राइटली कलर्ड, कि इसका कलर है वो बहुत ही ब्राइट होता है, एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड. ये नॉर्मली गर्दन या सिर के ऊपर इसको बांधा जाता है. ऑप्शन बी,
द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बांधना, जो बांधना वर्ड है वो कहाँ से निकला है, एंड रेफर टू ए वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ्स प्रोड्यूस्ड थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। तो टाइंग और डाइंग का जो मेथड है वहाँ से इस वर्ड का नाम लिखना है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, इस कपड़े को कैसे तैयार किया जाता था, उससे इसका नाम बांधना निकला है। एक कपड़ा है, मान लो ये कपड़ा है, ठीक है। अब इस कपड़े को क्या है, पहले बांध दिया जाता था, कपड़े को समेट लिया तो ये कपड़ा मान लो इस प्रकार का हो गया, ठीक है। अब इसको बांध दिया, उसके बाद इसमें क्या करते थे, अलग अलग जगह से बांधते, जैसे एक बार यहाँ से बांध दिया, फिर एक बार इसको यहाँ से बांध दिया, एक बार इसको यहाँ से बांध दिया, इस कपड़े को इकट्ठा कर कर, और जहाँ जहाँ से इसको बांधा जाता था उसको कलर्ड कर लिया जाता था। ओके, अब इसको दोबारा से जब आप ओपन करते हो तो जहाँ जहाँ से इसको बांधा गया था वहाँ पे क्या था, कलरफुल पैचेस बन जाते थे। तो इस कपड़े को तैयार करने की टेक्निक थी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइंग एंड डाइंग, कि बांध के कलर करना। तो इसीलिए, और हिंदी में टाइंग को बोलते हैं बांधना, तो वहीं से वर्ड आ गया बांधना। When the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chint in England, interestingly this act was known as the Calico Act. तो कैलिको एक्ट नाम से एक कानून ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये था कि भारत से जो छींट का कपड़ा आ रहा था प्रिंटेड कॉटन का, उसका ब्रिटेन के अंदर इंपोर्ट को बैन कर दिया गया था। तो ये कानून कब बना था, 1720, 1725, 1730। तो ये कानून बना था 1720 में। In 1764, by whom the spinning jenny was invented, by which increased the productivity of the traditional spinners. जो परंपरागत बुनकर होते हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन का आविष्कार 1764 में किसके द्वारा किया गया था, जॉन नी। तो करेक्ट आंसर है जॉन के। नाउ द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 revolutionized the cotton textile weaving, स्पिनिंग और डाइंग। रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा 1786 में जो इन्वेंशन हुआ था स्टीम इंजन का, इसने कॉटन टेक्सटाइल में किसके अंदर क्रांति ला दी थी, वीविंग के अंदर, स्पिनिंग में, डाइंग में। तो इसने क्रांति लाई थी वीविंग में, उसकी बुनाई के अंदर। नाउ 12th, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग। प्रोडक्शन की जो पहली स्टेज होती है वो स्पिनिंग होती है। वर्क डन मोस्टली बाय वीमेन, जो कि ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दी चरखा एंड तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। उस समय चरखा और तकली हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट होते थे। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन। तकली, रोड और स्पिनर। तो करेक्ट आंसर होगा तकली। चरखे के ऊपर कपड़े को बुना जाता था, उसके बाद जो तकली होती थी उससे वो धागा तैयार होता था। तो उसके बाद जो धागा तैयार होता था वो इस तकली के ऊपर लपेट लिया जाता था। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जरूरी कॉल आ गए थे। नेक्स्ट वन इज खादी ग्रेजुअली बिकेम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। खादी है वो धीरे धीरे राष्ट्रीयवाद का एक प्रतीक बन गया। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन। और इस खादी से बने हुए कपड़े को के अंदर एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया जिसके बीच में चरखे को रखा गया। तो इस फ्लैग को कांग्रेस के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था, इन 1931, इन 1932, इन 1933। तो करेक्ट आंसर विल बी 1931। नाउ 14th, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप एज ए स्पिनिंग मिल इन 1854। तो भारत की जो पहली कॉटन मिल जो कि 1854 में स्थापित हुई थी वो किस शहर में स्थापित हुई थी, बॉम्बे, कानपुर, चेन्नई। करेक्ट आंसर विल बी बॉम्बे। नाउ द नेक्स्ट वन, द क्वालिटी ऑफ टीपू सुल्तान स्वॉर्ड केम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कोल्ड। टीपू सुल्तान की जो तलवार है उसकी बहुत ही हाई क्वालिटी की वो स्वॉर्ड मानी जाती है। तो उसमें किस प्रकार के स्पेसिफिक कार्बन स्टील का यूज होता था, तो उस स्टील को किस नाम से पुकारा जाता था, वुड्स स्टील, वुड स्टील, वुड स्टील। तो करेक्ट आंसर विल बी वुड्स स्टील। 16th, which of the following community was specialized in the craft of iron smelting?
इनमें से कौन सी कम्युनिटी है जो कि एंसेंट इंडिया में अपनी आयरन स्मेल्टिंग के काम में स्पेशलाइज मानी जाती थी? अगेरियाज, मुंडाज और भील। तो करेक्ट आंसर विल बी अगेरियाज। नाउ द लास्ट वन, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज लोकेटेड इन जमशेदपुर, झांसी, वाराणसी। तो करेक्ट आंसर विल बी जमशेदपुर। ओके, थैंक यू।